गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे। बस एक छोटा सा पार्ट रह गया था, इट इज़ एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोड या करंट एफिशिएंसी। ये क्या चीज़ होती है ज़रा समझिएगा। सपोज करिए ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल था और इधर से हम करंट पास करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट पास करा रहे थे उससे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पर कोई अमाउंट डिपॉजिट हो रहा था या कोई गैस लिबरेट कर रही थी। तो कह क्या रहा था कि यह जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I इंटू टी या Q के। याद है, यदि वो कहे कि आने वाली जो करंट है ये इसकी एफिशिएंसी कम हो जाए, यानी 100% करंट काम ना करके 70%, 80%, 50% काम करे, तो क्या होगा? यदि I की एफिशिएंसी कम हो गई, आने वाली करंट की इफेक्टिवनेस कम हो गई, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होने वाला अमाउंट था बेटा सब्सटेंस का, वो अपने आप कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिटेड होगा वो डिपेंड करेगा कि करंट एफिशिएंसी कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। जितनी करंट की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। यानी हम एक पॉइंट कह सकते हैं वो ये कि जो भी हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड है बेटा, जो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी ऑफ करंट के। यानी करंट की एफिशिएंसी यदि हमने कम कर दी तो अपने आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम हो जाएगा। करंट की एफिशिएंसी बढ़ा दी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि 1 मोल सब्सटेंस, इसे डिपॉजिट करने के लिए हमें 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी, जबकि 100% एफिशिएंसी थी। कितनी एफिशिएंसी है? 100% एफिशिएंसी। अब वो कह रहा है कि यदि एफिशिएंसी घट के 50% रह जाए और करंट हमारे पास 1 फैराडे ही हो, तो अब 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा? हाफ मोल डिपॉजिट होगा। बोल भाई क्या बात समझ में आती है? पहले जब एफिशिएंसी 100% है तो पूरा का पूरा फैराडे मिलके कितना डिपॉजिट कर रहा है? 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहा है। पर यदि आपकी एफिशिएंसी ही कम हो गई, यानी वो 1 फैराडे से कम काम करेगा, और जब 1 फैराडे से कम काम करेगा तो कितना काम करेगा? 50%, यानी आधा फैराडे काम करेगा। यदि बेटा आधा फैराडे काम करेगा तो हाफ मोल डिपॉजिट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम बोलेंगे यदि करंट एफिशिएंसी 25% रह जाए, यानी 1/4, तो इसकी 1/4 यानी 1/4 फैराडे ही केवल डिपॉजिट करने में यूज होगी, तो मोल भी कितने हो जाएंगे बेटा? 1/4 मोल डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे देखिए आपकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है, वैसे वैसे आपके अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड या मोल्स ऑफ डिपॉजिटेड कम होते जा रहे हैं। मोल कम होंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स अपने आप कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि करंट एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, हमेशा याद रखिए बेटा, जितनी करंट एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। एक बार फिर से समझिएगा, यानी 1 फैराडे हमारी इलेक्ट्रिसिटी से यदि हम 1 मोल डिपॉजिट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अब वो आपसे कह रहा है कि एफिशिएंसी आधी हो गई, तो आधा फैराडे काम में आया, और आधा फैराडे काम में आया तो अब हमारे पास कितना डिपॉजिट होगा? हाफ। इसका मतलब एफिशिएंसी इलेक्ट्रोड की आधी है, हम तो 1 फैराडे ही पास करा रहे हैं, हमने करंट को कम नहीं किया, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। यानी 50% हो सकता है करंट कहीं वेस्टेज हो रही हो, खराब हो रही हो, तो हमें मिल कितनी रही है इफेक्टिव? केवल आधा फैराडे। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा बेटा? आधा फैराडे। यानी हम 1 फैराडे से शुरू में जब उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100% है। जब एफिशिएंसी कितनी है? 100% है तो 1 मोल, और इसी 1 फैराडे से यदि हाफ मोल इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कितना एफिशिएंट है? केवल 50%। अब वो कहता है कि हमें तो 1 ही मोल करना है, तो 1 मोल के लिए अब हमें कितने फैराडे चाहिए?
2 फैराडे चाहिए यदि हमें कितना डिपॉजिट कराना है, 1 मोल डिपॉजिट कराना है। क्यों बेटा? क्योंकि इफिशियंसी 50% हो गई है, तो 1 फैराडे से आधा होगा, फिर 1 फैराडे से आधा होगा, तो 2 फैराडे से 1 मोल होगा। तो कितनी इफिशियंसी है? जब 50%। इसका मतलब यह है कि जब आपकी इफिशियंसी कम हो जाती है तो उतने ही अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ फैराडे है या जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो देखिए इंक्रीज हो जाती है। यानी अब हमें फैराडे की जरूरत ज्यादा पड़ रही है उतने ही मोल को डिपॉजिट करने के लिए। इसका मतलब यदि हमें सेम अमाउंट डिपॉजिट करना है, सेम अमाउंट, तो नंबर ऑफ फैराडे बढ़ जाएंगे यदि आपने करंट एफिशिएंसी को घटा दिया। तो नंबर ऑफ फैराडे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे यदि एफिशिएंसी को कम कर दिया। यानी नंबर ऑफ फैराडे बढ़ जाएंगे यदि आपने एफिशिएंसी को कम कर दिया। यानी नंबर ऑफ फैराडे, कैन आई राइट हियर कि नंबर ऑफ फैराडे बढ़ जाएंगे यदि आपने एफिशिएंसी ऑफ करंट को या एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोड को घटा दिया। तो एफिशिएंसी यदि ज़्यादा तो फैराडे कम लगेंगे, एफिशिएंसी कम तो फैराडे ज़्यादा लगेंगे। ये वो फैराडे हैं जो रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड जो लगेंगे। बेटा क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तो मैंने थ्योरेटिकल सारी चीज़ें समझाई, मैं इन सबको फॉर्मुलाइज करना चाहता हूँ। तो फॉर्मुलाइज करने के लिए वो क्या कहता है कि जो W, सपोज करिए इफ एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोड और करंट, जो हमारी करंट है सपोज करिए वो कितनी है, X% है, 100 नहीं, 100 भी हो सकती है पर वो X% है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले थे बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर W/M, ये ग्राम इक्विवेलेंट थे, सॉरी W/E, गलती से हम लिख गया हूं, W/E। ये जो डिपॉजिट हो रहे थे, अब ये कितने डिपॉजिट होंगे? ध्यान से देखना, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है? X/100 का, इतने डिपॉजिट होंगे। यदि हम कहें कि ये बराबर था IT × F या Q/F के, तो अब कितनी रिक्वायर्ड हो जाएगी? X/100। तो ये क्या कहलाएगी? अब सोचिए, यदि एफिशिएंसी 100% है तो 100/100 1 हो गया, 100/100 1 हो गया, खत्म। कुछ समझ में आया? यानी हम केवल फॉर्मूले में इतना काम करेंगे कि जो एफिशिएंसी दी होगी उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा नया फार्मूला आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर W/E × परसेंटेज करंट या परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ करंट या परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाई 100। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन है। वो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन लिखा जाए। कह रहा है हाउ मैनी फैराडे आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू गेट 245 ग्राम सोडियम पर क्लोरेट NaClO4 फ्रॉम, किससे? फ्रॉम NaClO3, इससे, फ्रॉम NaClO3 when efficiency of anode, when efficiency of anode is 80%। देखिए बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस को ओरली कर लेते हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, पर यदि आपकी मैथ थोड़ी वीक है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है ऐसे ही क्वेश्चंस करने में। चलिए जरा देखना चाहता हूँ क्वेश्चन को। फॉर्मूला ऊपर लिखा है बट आई वांट टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। उसने दिया है आपको NaClO3 और इस NaClO3 को कन्वर्ट करने को कह रहा है NaClO4 में, ठीक। और ये NaClO4 कितना बनाना है? 245 ग्राम बनाना है। एक छोटा सा काम देखिए। सबसे पहले जब NaClO3 लेते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की +5 है और NaClO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है।
यानी इस रिएक्शन में जो वैलेंस फैक्टर है आपका वो 2 है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा 122.5 और आपको निकालना कितना है बेटा 245 ग्राम। तो ये क्या है? अब 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, आप W/E से भी कर सकते हैं, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं मोल इंटू वैलेंस फैक्टर से करना पसंद करूंगा। यदि आपके पास NaClO4 245 ग्राम है तो इस 245 को मॉलिक्यूलर वेट 122.5 से डिवाइड करिए तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास कितना है 2 मोल। हटा दो इसे, तो पता चल गया ये हमारे पास कितना है 2 मोल है, 2 मोल। अब करें कितने फैराडे रिक्वायर्ड है, तो फार्मूला यूज कर लेते। देखिए कैसे यूज करेंगे भैया, मोल कितने हैं 2 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना है 2, ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर I इंटू टी या Q अपॉन F इंटू परसेंटेज 80 डिवाइडेड बाई 100। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व कर लीजिए। क्या 0 से 0 कट गया? यस सर। 2 दूनी 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8। तो बताइए क्या आया Q की वैल्यू? सॉल्व कर लीजिए, ये 1 आ गया है। ठीक, तो F को इधर ले आऊं तो F, ध्यान से देखना, ये 2 है, नीचे 10 है, 5, तो 5 फैराडे बराबर, यानी आपको कितना फैराडे चाहिए? 5 फैराडे। क्वेश्चन खत्म। बस क्यों निकालना था, निकाल दिया आपने। कितना चार्ज चाहिए? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फैराडे होते हैं। कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? 4, तो कितना चाहिए था? 4 फैराडे। 4 फैराडे कब चाहिए? जब 100% एफिशिएंसी। यदि एफिशिएंसी 80% हो गई तो इसका मतलब ये हुआ फैराडे बढ़ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने यही तो लिखा था कि नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फैराडे बढ़ जाएंगे यदि एफिशिएंसी कम हो गई। तो एफिशिएंसी 80% हो गई तो फैराडे क्या होंगे बेटा? इससे ज़्यादा होंगे 4 फैराडे से। तो 4 फैराडे से ज़्यादा कितने आ गए? 5 फैराडे। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, ये रहा आसान सा क्वेश्चन। फिर समझिए मैंने क्या किया है। एक्चुअली मैंने क्या किया, फिर से हटा देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ दोबारा से। मैंने किया है ग्राम इक्विवेलेंट, और बेटा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। तो इसके 2 मोल चाहिए, वैलेंस फैक्टर 2 है, इक्वल्स टू Q अपॉन F। पर एफिशिएंसी 100% तो है नहीं, कितनी है? 80%। तो x की जगह 80 रखा, डिवाइडेड बाई 100 रखा, 0 से 0 काट दिया। अब आप पहले मैं इसे सॉल्व करके थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक, वैसे तो मैंने सॉल्व ज़्यादा कर दिया था, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। देखना, ये पूरा इधर ले आता हूँ। तो 8 इंटू Q बराबर 4 इंटू 10 फैराडे, यही ना। अब 10 इंटू 4 40 अपॉन 8 बराबर 5 फैराडे। वो कैलकुलेट कर दिए। तो कितने फैराडे रिक्वायर्ड है? 5 फैराडे। समझ में आया भाई? तो यदि परसेंटेज एफिशिएंसी आपको दी हो तो ऐसे करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हटा देते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। और अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी पर डिपेंड करती है। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड कौन होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी मटेरियल या कोई भी सरफेस जिस पर हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराते हैं इज सेड टू बी इलेक्ट्रोड। एक सरफेस चाहिए थी हमें इलेक्ट्रोड की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वो कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। तो कहते हैं इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया सरफेस, और पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस पर क्या कराना है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यानी या तो इलेक्ट्रॉन लूज होना है या इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्या कहता है कि ये मेजरमेंट है कैपेसिटी का, पावर का, पोटेंशियल का। किसकी पावर का? किसी इलेक्ट्रोड की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्योंकि इलेक्ट्रोड 2 ही काम करेगा बेटा। यदि एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। मतलब कैथोड पर या एनोड पर या इलेक्ट्रोड पर या तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो हम कहेंगे कि ये कुछ नहीं है, इट इज। ये कुछ नहीं है, इट इज the measure of या measurement of capacity या power, capacity काहे के लिए? to gain और lose
इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सरफेस। हमेशा इलेक्ट्रोड का काम होता था सरफेस प्रोवाइड करना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना। कभी कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता था तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता था। तो ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर है क्या, निकालते कैसे? तो क्या कहता है सुनिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना। कहते हैं व्हेन ए मेटल रॉड या स्ट्रिप, व्हेन ए मेटल रॉड is placed in a solution of its own salt or ion। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जब हम किसी मेटल की रॉड को, ध्यान से देखना, ये रहा, जब हम किसी मेटल की रॉड को, ये कोई मेटल की रॉड है, इस मेटल की रॉड को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें उसी मेटल के आयंस प्रेजेंट हैं जिस मेटल की रॉड है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर की रॉड ले लीजिए और कॉपर आयन या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दीजिए। क्या इतना काम आपने कर दिया? कर दिया। क्या बोल रहा है? व्हेन a metal rod is placed in a solution of its salt or ion, then, तो ऐसी सिचुएशन में then this rod becomes either positively or negatively charged with respect to the solution। क्या मतलब है? ये कह रहा है कि जब आपने इस रॉड को इसमें रखा तो इस रॉड पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा या निगेटिव, और यदि रॉड पर पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन आया है। अब जब ये पॉजिटिव रॉड और ये निगेटिव सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इनके सरफेस में कांटेक्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोल रहा है? जब एक मेटल की रॉड को किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है उसी के साल्ट या आयन के, तो ये रॉड बिकम्स आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सो या ड्यू टू विच, थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको हटा देता हूं। ड्यू टू विच ए पोटेंशियल डिफरेंस is set up between the solution and rod called its electrode potential। क्या कहलाता है इसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। लीजिए, ये दो तरीके से हो सकता है। आगे कह रहा है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? पहला जिसे हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी दो तरह के पॉसिबल हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, क्योंकि दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है। एक बार फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पावर है। पोटेंशियल का मतलब ही पावर होता है बेटा। ये पावर है किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज या उन्हें गेन करने की। क्लियर? यानी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने की। आगे बोल रहा है, जब किसी मेटल की रॉड को रखा जाता है किसी सॉल्यूशन में जो इसी के साल्ट का बना हुआ है, तो ये रॉड या तो पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा उनके बीच, वही कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, ये डिपेंड करता है होने वाली रिएक्शन पर। तो रिएक्शन के लिए आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसने कहा है कि कॉपर की रॉड लिया आपने, किसकी रॉड? Cu की। किसमें ली है? इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
तो एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है ये, यस और नो। एक्टिव का मतलब समझ गए ना भाई, उसी के सोल्यूशन में रॉड है तो रिएक्शन जरूर होंगी। तो जरा आइए इसको बना के देखा जाए कैसे काम कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, ये सोल्यूशन ले लिया और इसमें रॉड डाल देते हैं। किसकी? ये रही कॉपर की रॉड, ये है कॉपर की रॉड। किसकी रॉड है बेटा? ये कॉपर की, इट इज कॉपर रॉड, ठीक है। और किसी भी मेटल में क्या खास बात है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज्ड स्टेट में है, इसीलिए तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो डबल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, देखिए अंदर ही है अभी, तो न्यूट्रल है रॉड। और इसको हमने किस में रख दिया है? एक सोल्यूशन में। और ये जो सोल्यूशन बेटा मैं बना रहा हूँ, ये सोल्यूशन किसका है? कलर बदल दूँ ताकि ठीक से नजर आए। ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसमें Cu++ है और इसमें SO4- है। पक्का? अब इधर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कॉपर आयंस है वो दो जगह हैं, सोल्यूशन में भी हैं और रॉड में भी। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन किसमें? सोल्यूशन में, वो ज्यादा है किससे? कॉपर आयन कंसंट्रेशन इन रॉड से। पक्का? तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में कॉपर आयन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको धकेलेंगे और ऊपर फेंक देंगे, क्योंकि भाई यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, नंबर्स ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रॉड को ऊपर फेंक देंगे, रॉड आएगी नहीं। तो इसमें दो प्रेशर काम करेंगे, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और एक प्रेशर ऑफ रॉड। तो हम कहेंगे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रॉड से। तो रॉड अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगी? ये अपने ऊपर कॉपर आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगी। तो कॉपर आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेगी? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगी। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सरफेस पर आएंगे, बाहर नहीं आए, सरफेस पर आए, और सरफेस पर आने के बाद ये इस कॉपर को खींच लेंगे, तो ये कॉपर यहाँ पे क्या हो गया? डिपॉजिट। और जब ये कॉपर यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसे न्यूट्रल कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो रॉड पर तुरंत कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव। और यहाँ सल्फेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी तो सोल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब रिएक्शन बताइए इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है? यदि मैं रिएक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है बेटा, ध्यान से देखिए कि ये जो कॉपर आयन सोल्यूशन में थे, इन्हें दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए रॉड से, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो गया कहाँ पे? रॉड पर। क्या होने वाली ये रिएक्शन रिडक्शन है? यस और नो? तो इसके कारण जो यहाँ पोटेंशियल पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। और याद रखिए जहां रिडक्शन होता है वो किसका काम करता है? कैथोड का। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड बना है ये किसका काम करेगा? कैथोड का। और इस कैथोड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल पैदा हुआ है वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ध्यान से समझना, इसे लिखते कैसे? तो ये आधी रिएक्शन है, क्योंकि पूरी रिएक्शन में तो रिडॉक्स होती है। तो इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो कहते हैं नोटेशन ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं नोटेशन। कैसे करते हैं? तो पहले आप नोटेशन समझिए, कैसे रिएक्शन को नोट किया जाता है सेल में। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन कुछ नहीं है, ये सरफेस है इलेक्ट्रोड की। क्या है? सरफेस। या मैं कहूँ ये इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कैसे लिखोगे? लेफ्ट साइड में हमेशा लिखे जाएंगे रिएक्टेंट्स। क्या लिखे जाएंगे? रिएक्टेंट्स। ये रहा आपके रिएक्टेंट कॉपर। राइट साइड में हमेशा लिखा जाएगा प्रोडक्ट। ये रहा आपका प्रोडक्ट सॉलिड। और जो चीज यहां से गायब हुई है, क्या गायब हुआ है? पॉजिटिव, वो हमेशा रॉड के ऊपर आ जाएगा। अब बताइए, +2 से 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा कैथोड। और यदि पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो अपन ऐसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के E ऑफ, क्या रिएक्शन हुई? ऐसे लिखिएगा, देखिए Cu++ अपॉन Cu इक्वल्स टू कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन की। ये आपकी सरफेस है जहाँ रिडक्शन हो रहा है, किसके बराबर होगा? कुछ भी वैल्यू है, मैंने ले लिया 0.34 वोल्ट। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर।
क्या समझ में आया है? जब मैंने कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, जहां कॉपर आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन में रॉड से ज़्यादा थी, तो रिडक्शन हुआ सोल्यूशन में, और कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है। रिडक्शन सोल्यूशन के अंदर हो रहा है, पर हो कहाँ पे रहा है? इस वाली सरफेस पर। तो इस सरफेस पर रिडक्शन हुआ, देखिए रिडक्शन लिख के दिखाया, ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, यहाँ कॉपर बढ़ गया। जब कॉपर बढ़ गया तो ये इस पर आराम से सेट हो जाएगा, और कॉपर बढ़ने से इस पर चार्ज कैसा आ गया है? पॉजिटिव। तो जो यहाँ से गायब हो उसे उठा के यहाँ चिपका दिया जाता है। क्या समझ में आया है बेटा? आइए, जैसे मैंने ये बना के दिखाया, इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल आपको और लेके दिखा रहा हूँ। और अगला जो एग्जाम्पल बेटा मैं लेके दिखा रहा हूँ वो मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, जिंक रॉड। अब कि मैं जिंक रॉड ले रहा हूं किसमें? इन ZnSO4 सॉल्यूशन। इसमें देखना चाहता हूं बेटा क्या होगा। केस नंबर सेकंड देख लेते हैं, दूसरा। ठीक, आइए इसको भी समझ लेते हैं। फिगर बना ले सबसे पहले तो। लीजिए, ये आपने एक रॉड बना दे इसमें। ये खूबसूरत सी रॉड किसकी है? जिंक की। तो इसमें ऐसे करके मैंने जिंक लिख दिया, देखिए। ठीक, इस पे भी +2 +2 +2 +2 +2 और 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं। अब मैंने क्या किया? इसे किस में डाल दिया? सोल्यूशन में। ये रहा बेटा सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन किसका है? ZnSO4 का, जिंक सल्फेट। ऐसे डाला। अब की मैंने क्या मान लिया कि जो जिंक आयन कंसंट्रेशन है ये रही किसमें? सॉल्यूशन में, ये है कम, और जो जिंक आयन कंसंट्रेशन है किसमें? रॉड में, ये है ज्यादा। यानी उल्टा मान लिया, ऐसा मान लिया। तो प्रेशर के लिए भी मेरे ख्याल से यही आ जाएगा। आप ये बोल देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस बार कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रॉड से। तो रॉड एकदम से बैठ जाएगी आके। अब एकदम से इसमें डूबने लगेगी, तो मैं इसे रोकना चाहूंगा ताकि इलेक्ट्रोड बने। तो उसके लिए क्या होगा? मैं जिंक आयन कंसंट्रेशन को रॉड पे कम करना चाहूंगा, और कम करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा कि इस रॉड से जिंक आयन को उठाऊंगा, ये रहे, और इन्हें बाहर ले आऊंगा। कहाँ? सोल्यूशन में। और जैसे ही जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। और जब ये जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड देखो इतना खर्च हो जाएगा, ऐसे करके, यानी आधा इलेक्ट्रोड कम हो जाएगा। मैं आपको इलेक्ट्रोड थोड़ा सा कम करके दिखा देता हूं, लीजिएगा। ये एक जिंक मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। अब जब जिंक कम किया तो मैं इसे बना के दिखा देंगे। ये देखिए, यहाँ जो जिंक था वो गायब हो गया। कुछ समझ में आया? अब जरा रिएक्शन क्या हुई है ये बताइए। आपके पास जिंक की रॉड थी, ये सॉलिड, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, ये रहे, इसी से नेगेटिव आया है, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? Zn पॉजिटिव में, और कहाँ चला गया? सोल्यूशन में। जिससे सोल्यूशन में जिंक आयन कंसंट्रेशन कैसी हो गई होगी बेटा? थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होगी, जिंक आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। और जब जिंक आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन में थोड़ी सी बढ़ गई होगी तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ गई होंगी, अब रिएक्शन रुक गई होगी। तो ये रिएक्शन कौन सी है? ध्यान से बताइए। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पर। तो ये क्या बन गया आपका? इट बिकम्स एन एनोड, यानी ये बन गया है एक एनोड। लीजिए, क्या समझ में आया बेटा? अब इसको भी दिखाना चाहता हूं मैं रिप्रेजेंटेशंस में। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? देखिएगा एक बार फिर से। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा आपका जिंक सॉलिड, ये वो सरफेस है जहां ये रिएक्शन हो रही है, ये रहा आपका जिंक प्लस प्लस एक्वस। यहां से क्या निकल के चले गए हैं? वे पॉजिटिव आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव निकल गए, तो ये नेगेटिव हो गया। रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, तो ये सरफेस किसकी हो गई? एनोड की हो गई। यदि मुझे ई नॉट ऑफ सेल या ई ऑफ सेल लिखना है तो कैसे लिखोगे? ई ऑफ जिंक ऑब्लिक Zn प्लस प्लस, और इसकी आपको एक वैल्यू दे दी गई कि ये कितना है? 0.76 वोल्ट। लीजिए, ये रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा आप इन दोनों पर नजर डाल लीजिए।
ये रहा आपके सामने। जब किसी मेटल की रॉड को किसी सोल्यूशन में प्लेस किया तो उस पर चार्जेस आए। चार्जेस कैसे आए बेटा, यही मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा छोटा कर दो, चलिए अब ठीक है, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है, कहीं कोई डाउट हो किसी भी तरीके का। तो यहाँ क्या हो रहा है जरा देख के बताइए, रिडक्शन। यदि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड, इस पोटेंशियल का नाम क्या होगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। इस पोटेंशियल का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उस पर रिडक्शन उतना आसान होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस पर ऑक्सीडेशन आसान होगा। भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उस पर ऑक्सीडेशन आसान होगा, क्योंकि वो आराम से किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करा देगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो आराम से किसी भी चीज़ को रिड्यूस करा देगा। यही तो मतलब है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है बच्चे? यदि हो गई है तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहीं पर एक छोटे से दूसरे टर्म की, जिसका नाम है, फिर से आ जाते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे अपन शॉर्ट में SEP और शॉर्ट में E0 ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, अब ये क्या चीज़ होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो सुनिएगा, ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो आपने पीछे मेजर किया है, बस फर्क इतना है कि इसे अब हम निकाल रहे हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। और वो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं बेटा वो ये होती हैं, देखिए 1 by 1। पहली कंडीशन कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। दूसरे नंबर पर जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 atm किसी भी गैस के लिए। तीसरे नंबर पे जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन में वो होनी चाहिए 1 मोलर कंसंट्रेशन। इन कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालेंगे वही कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक छोटी सी कंडीशंस और दिखाई जाती है हमें कि सॉलिड मस्ट बी प्योर सॉलिड, गैस मस्ट बी प्योर गैस। इसका मतलब यह है सॉलिड प्योर सॉलिड होना चाहिए और गैस प्योर गैस। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ली तो उसमें मॉइस्चर हो सकती है, तो प्योर कहाँ होगी? तो मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, प्योर हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब ड्राई हाइड्रोजन होनी चाहिए। प्योर सॉलिड का मतलब क्या है? यदि इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है तो ये नहीं कि वो डिफ्यूज हो जाए। डिफ्यूज का मतलब समझाता हूँ, पार्ले जी के बिस्कुट को चाय में डुबो के निकालो, वो सॉलिड कहाँ रहता है? डिफ्यूज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डाला और निकाला तो पार्ले जी बिस्किट की तरह सॉफ्ट ना हो, सॉलिड बना रहे। इस मार्कर को चाय में डाल के निकालूंगा, ये सॉलिड बना रहेगा। तो सॉलिड सॉलिड रहना चाहिए, गैस प्योर गैस रहनी चाहिए, लिक्विड प्योर लिक्विड रहना चाहिए। ये भी एक शर्त होती है। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC, मैं नहीं बोल रहा, IUPAC बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग, ये क्या बोल रहे हैं? ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसे हम E0 से लिख रहे हैं, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और यदि ऑक्सीडेशन दिया है तो माइनस लगा दीजिएगा बस। इस लाइन को कभी भूलिएगा नहीं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन दिया हो और आपको SEP बनाना हो तो एक माइनस लगा दीजिएगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। मतलब क्या है इस बात का? आइए मतलब समझाता हूं। जैसे सपोज करिए उसने आपको क्वेश्चन दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिखा, वो कह रहा है कि E ऑफ Zn अपॉन Zn प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस का 0.76 वोल्ट। कह रहा है इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज।
पहले ये बताइए ध्यान से, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन लिखी है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। यदि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं होता, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यानी यदि मुझसे पूछा जाए कि ई नॉट ऑफ जिंक कितना होगा, तो मेरी रिएक्शन ये वाली होनी चाहिए जिसे अपन रिडक्शन कहते हैं, और इसके लिए केवल साइन बदलना है, प्लस से हो जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। अब ये बताइए कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है कि ज़्यादा? माइनस में है यानी कम है। यदि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जिंक का रिडक्शन आसान कि ऑक्सीडेशन? भाई रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन मुश्किल, ऑक्सीडेशन आसान। यानी जिंक को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, रिड्यूस करना मुश्किल होता है, ऐसे कह सकते हैं। ये मतलब हुआ ना इसका तो बेटा। इसी तरह से उसने क्वेश्चन में पूछा, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu++ अपॉन Cu इक्वल्स टू प्लस का 0.34 वोल्ट। पूछ रहा है इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। बताइए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? तो जरा बताइए, देखिए रिएक्शन कौन सी है? मेरे ख्याल से तो रिडक्शन है। यदि ये रिडक्शन है तो ये पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, आरपी होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही एसईपी होता है। इसका मतलब यही इसका क्या कहलाएगा बेटा? ई नॉट कहलाएगा। लीजिए ई नॉट ऑफ किसका? कॉपर का। ऐसे करके लिख सकते हैं, Cu बराबर होगा प्लस का 0.34 वोल्ट। अब दोनों को देख के बताइए किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है बेटा, क्योंकि प्लस में है। यदि ये ज़्यादा है तो कॉपर का रिडक्शन आसान है और जिंक का ऑक्सीडेशन आसान है। क्लियर? तो ये होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। कहीं कोई डाउट हो? नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं और सीखना चाहता हूँ। हेडिंग है अगली, कुछ ज्ञान की बातें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स, एक एक करके। सबसे पहले याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। यानी कौन सी रिएक्शन आराम से होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। और यही SRP SEP के बराबर होगा। सिंपल। इसका मतलब साफ है बेटा कि जिसका SOP ज़्यादा है क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका SRP ज़्यादा है क्या होगा? रिडक्शन। पहला पॉइंट समझ में आता है। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। सेकंड पॉइंट कहता है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट द मीन ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर जी? इंटेंसिव का मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है, ना एडिटिव होती है ना सब्ट्रैक्टिव होती है। क्या मतलब है? यदि हमारे पास Cu++ था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया? कॉपर बना दिया, और E0 बराबर दे दिया है आपको प्लस का 0.34 वोल्ट। कहते हैं इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अमाउंट दुगना कर दीजिए सबका। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ट्वाइस Cu डिपॉजिट हो गया, तो E0 कितना होगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, E0 ना तो जुड़ेंगे ना E0 घटेंगे। क्या बात समझ में आई है? यानी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि इंटेंसिव है तो हम बोलेंगे नाइदर एडिटिव है, ना तो आप इसे जोड़ सकते हैं, नॉर सब्ट्रैक्टिव, और ना ही ये सब्ट्रैक्टिव है। सर ये एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव का क्या मतलब हुआ? आइए इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे देखना, ये 2 रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी हैं। यदि मैं इन 2 रिएक्शंस को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 Cu++।
4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3 Cu सॉलिड। तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये इतना ही रहेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देख, एडिटिव नहीं थी कि आप इसे जोड़ पाए, जोड़ नहीं पाए आप इसे। इसी तरीके से यदि मैं घटा दूं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट यानी सेकंड इक्वेशन से पहली इक्वेशन घटा दो इससे ऊपर वाली, तो बता क्या आएगा। जरा घटाने पर कलर बदल देता हूँ। घटाने पर क्या आएगा, 2 Cu से 1 Cu गया, Cu प्लस प्लस, 4 से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड बचा, E उतना ही रहा, प्लस का 0.34 वोल्ट। यानी इन इक्वेशन को जोड़ने से या घटाने से इनके जो E नॉट है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो जितने शुरू से थे उतने ही बने रहे बेटा। तो ये मतलब होता है कि ना तो इन्हें जोड़ा जा सकता है, ना इन्हें घटाया जा सकता है, ना ये एडिटिव होती हैं और ना ही ये सब्ट्रैक्टिव होती हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं विच आर नाइदर एडिटिव एंड नॉर सब्ट्रैक्टिव, जो ना एडिटिव हैं और ना सब्ट्रैक्टिव हैं। हटा दो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली बात समझ में आ गई होगी आपको, आजा भाई। दूसरी बात पे चलते हैं। हमेशा फिर से याद दिला दूं, मैं एक बात पढ़ा चुका हूं। यदि आपके पास कोई मेटल है या कोई नॉन मेटल एनायन है तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इनका होगा ऑक्सीडेशन और ये हमेशा जाएंगे एनोड पर। यदि आपके पास कोई मेटल कैटायन है या कोई नॉन मेटल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन करेंगे गेन, इनका होगा रिडक्शन और ये हमेशा होगा कैथोड पर। चलिए, ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एप्लीकेशंस। हम इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रहा। और एक एक करके सीखूंगा, 1 by 1। सबसे पहला जो एप्लीकेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, नंबर 1, इसे बोलेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। यदि हमें इसे देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, तो सुनिएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एक छोटी सी लाइन है बस जो आपको याद रखनी है बेटा, और वो छोटी सी लाइन क्या है सुनिएगा। वो छोटी सी लाइन ये है कि मेटल या एलिमेंट विद हायर SRP, जिसका SRP इसी को हम लोग E नॉट यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। मेटल विद हायर SRP, जिसका SRP ज्यादा, वहां क्या होगा रिडक्शन, गेट रिड्यूस। एंड विद लोअर SRP, जिसका SRP कम, लोअर SRP गेट ऑक्सीडाइज ऑलवेज। यानी आपकी रिएक्शन में क्या होना चाहिए, वो मेटल जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होनी चाहिए, और जिसका कम है बेटा वो ऑक्सीडाइज होनी चाहिए। समझने के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल में वो क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिन्हें हम SRP भी कहते हैं, ऑफ कॉपर कॉमा जिंक एंड सिल्वर। इन तीन के दे रहा है R, वैल्यूज दे रहा है प्लस का 0.34 वोल्ट, कॉमा माइनस का 0.76 वोल्ट एंड प्लस का
0.80 volt respectively. Then reactions which are feasible. वो कौन सी रिएक्शन है जो फिजिबल हैं, वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो फिजिबल नहीं है। अब रिएक्शन दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, उसने आपको दिया है जिंक प्लस Cu प्लस प्लस, ये सॉलिड है, ये एक्वस सोल्यूशन में है, और रिएक्शन दे रहा है आपको, क्या बन रहा है, जिंक प्लस प्लस एक्वस और कॉपर सॉलिड। ये उसने आपको पहली रिएक्शन दी है, ये उसने आपको पहली रिएक्शन दी है। थोड़ा सेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो दूसरी रिएक्शन वो आपको दे रहा है बेटा कि दूसरी रिएक्शन आपको दे रहा है बेटा Cu पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag, आयन है सोल्यूशन में, Ag है सॉलिड में, बन रहा है Cu सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव। तीसरी रिएक्शन बेटा वो आपको दे रहा है, तीसरी रिएक्शन बेटा वो आपको दे रहा है Zn प्लस 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 ट्वाइस Ag एक्वस गिव्स, ये सॉलिड है, Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस। वन मोर रिएक्शन इज गिवन, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। अब वो आपको रिएक्शन दे रहा है ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस Cu गिव्स ट्वाइस Ag प्लस Cu पॉजिटिव पॉजिटिव एक्वस सॉलिड सॉलिड एक्वस। पूछे कौन सी रिएक्शन है जो फिजिबल हैं और कौन सी है जो नहीं। चलिए किसी एक को पकड़िए, चाहे तो जिंक को देख लीजिए चाहे कॉपर को देख लीजिए। ठीक, मैं यहाँ कॉपर को देख लूँ, इससे समझाऊं। जिंक और कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? कॉपर का जिंक से ज़्यादा, इसका माइनस का 0.76, इसका प्लस का 0.34 है। यदि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए। देखो क्या रिडक्शन हो रहा है, यस सर रिडक्शन हो रहा है यदि रिएक्शन होगी तो इसका हायर SRP है। कैसा है? हायर SRP। तो जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे आ जा भैया। ठीक, कॉपर को ही पकड़ रहा हूँ मैं हर जगह। कॉपर बता, इसका SRP इससे कम है कि कम? कम है बेटा, तो इसका लोअर SRP है, तो इसका SRP हायर हो गया। तो हायर वाला रिड्यूस होना चाहिए, लोअर वाला ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो लोअर वाला देखिए क्या हो रहा है, +2 से 0 यानी रिड्यूस हो रहा है, इसे ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, रिड्यूस नहीं होना चाहिए, इसलिए रिएक्शन गलत है। यहाँ पे किसी को पकड़ ले, सपोज मैंने जिंक को पकड़ा, ध्यान से देखना, जिंक को पकड़ा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसे रिड्यूस होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी नहीं होगी। नीचे वाले पे आ जाओ बेटा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यदि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यदि सिल्वर का ज़्यादा है तो इसे रिड्यूस होना चाहिए। देखो ये रिड्यूस हो रहा है यानी ये रिएक्शन होगी। तो जिसका SRP ज़्यादा है उसका रिडक्शन करा दीजिए, जिसका SRP कम है उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। इतना सा काम है बस। क्या समझ में आया है बेटा? यानी हमें SRP पता होने चाहिए। सर SRP क्या दिए होंगे? बिल्कुल, क्वेश्चन में हमेशा SRP दिए जाते हैं। जैसे आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन है, कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हैलोजेंस। जो हैलोजेंस हैं इनके आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है सुनना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है और सबसे कम आयोडीन का है। ध्यान से देखिएगा क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हैलोजेंस दे रहा है। कहते हैं बताइए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? पॉसिबल रिएक्शंस आर, या वही फिजिबल रिएक्शंस आर, एक ही बात है बेटा। अब रिएक्शन क्या दे रहा है, ध्यान से देखना। पहली रिएक्शन दे रहा है आपको ट्वाइस HCl प्लस Br2
gives Cl2 प्लस ट्वाइस HBr। दूसरी रिएक्शन बेटा आपको दे रहा है ट्वाइस HI प्लस Cl2 gives I2 प्लस ट्वाइस HCl। चलिए इन दो रिएक्शन से समझ लेते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। बताइए यहाँ Cl की -1 है, 0 है, 0 है, -1 है। तो ये Cl की -1 से हो रही है 0 यानी ऑक्सीडेशन, और ये हो रहा है रिडक्शन। पक्का? अब ये बताइए ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। यदि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्लोरीन का रिडक्शन होना चाहिए, पर ये तो उल्टा हो रहा है। देखो -1 से 0 यानी ऑक्सीडाइज हो रही है, देखो Cl - Cl2 में, यानी ये रिएक्शन कैसी है? उल्टी, तो गलत हो गई। हाँ, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आ जा बेटा, ये Cl2 है, 0 है, -1 है, 0 है, -1 है। बता क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? आयोडीन से। तो क्लोरीन का रिडक्शन होना चाहिए। देख क्या रिडक्शन हो रहा है? यस सर, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। कुछ समझ में आया? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन, जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा। क्या समझ में आया है? तो ये था आपका एप्लीकेशन नंबर 1, और एप्लीकेशंस अभी बाकी हैं, पर आज यहीं तक रखूँगा बेटा। अगली क्लास में मैं इनके एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाऊँगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसके एप्लीकेशंस के साथ, और बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। आप देख लीजिएगा, NCERT में गिवन है, मैं एक बार बना के आपको समझा दूँगा। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।